नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सिविल अथवा बीटेक सिविल कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। अभी हमारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हिंदी में कहते हैं इसको ढाल एवं विक्षेप। डिप्लोमा थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट कोड है CE 301 यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें ये चैप्टर 2 है। आज हम आपके लिए मोमेंट एरिया मेथड जो है, जो बीम्स के अंदर ढाल और विक्षेप ज्ञात करने में काम आता है, एरिया मोमेंट मेथड, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि। तो ये क्षेत्रफल आघूर्ण विधि, इसे कहते हैं एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड इस एरिया मोमेंट मेथड में दो थ्योरम्स होती है। एक होती है थ्योरम 1 यानी कि प्रमेय 1। ये बीम के किसी भी सेक्शन पर यानी किसी भी खंड पर, बीम के किसी भी सेक्शन पर ढाल यानी कि स्लोप निकालने के काम में आती है। स्लोप निकालने के काम आती है। एरिया थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड स्लोप एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम। बीम चाहे कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो, कोई भी हो, किसी प्रकार का उस पर भार लग रहा हो, तो ये थ्योरम स्लोप निकालने के काम आती है। यूज टू फाइंड स्लोप। दूसरी थ्योरम जो है थ्योरम 2, इसे कहते हैं क्षेत्रफल। ये ना पहली थ्योरम, इसे कहते हैं क्षेत्रफल प्रमेय यानी कि एरिया थ्योरम, और इसे कहते हैं आघूर्ण प्रमेय यानी कि मोमेंट थ्योरम। ये प्रमेय बीम के किसी भी सेक्शन पर, किसी भी खंड पर विक्षेप निकालने के काम में आती है। विक्षेप को कहते हैं इंग्लिश में डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के काम में आती है। द मोमेंट थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन ए बीम। तो ये दो थ्योरम के बारे में शुरुआती बात मैंने आपको बताई है। अब मैं ये थ्योरम दोनों आपको समझाऊं, उसके पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि जो आपको बीम दे रखी है, उस पर जो लोडिंग दे रखी है, उनके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एरिया की CG कहाँ पर होगी। ये सब बातें समझे बगैर हम इस मेथड को आगे नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। मैं इन दोनों थ्योरम्स को आगे डिटेल में समझाऊंगा। उसके पहले हम जो हमारे कुछ प्रामाणिक केसेज हैं, कुछ स्टैंडर्ड केसेज हैं, उनके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनते हैं और उनका एरिया कैसे निकालते हैं और उनकी CG कैसे पता करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनट में। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD के
बारे में डिटेल। सबसे पहली बात यह है कि साइन कन्वेंशन क्या हूँ। तो मैं जो अपने इस वीडियो में और आगे भी जब कभी भी कोई काम करूँगा इस चैप्टर से रिलेटेड या और कोई जिसमें बेंडिंग मोमेंट की बात आएगी, तो मेरे साइन कन्वेंशन ये रहेंगे। ये कोई सेक्शन है, इसके राइट हैंड में क्लॉकवाइज मोमेंट है अथवा लेफ्ट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ये दोनों को मैं बोलूँगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ये होता है हॉगिंग या हॉगिंग मोमेंट। मैं हॉगिंग मोमेंट को पॉजिटिव कह रहा हूँ। और जो दूसरा है, ये कोई सेक्शन है, इधर राइट हैंड में तो है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड में है क्लॉकवाइज। इसको मैं माइनस बोलूँगा। ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होगा इसको मैं माइनस कहूँगा। इसके आधार पर ही सारा काम मैं करूँगा। अब बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते बोलते सोचते सोचते कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड में क्लॉकवाइज मोमेंट अथवा लेफ्ट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में फोर्स तो नीचे आ रहा है ना। अरे भाई, जब ये आप देख रहे हो ये कोई सेक्शन है, राइट में फोर्स नीचे लग रहा है और लेफ्ट में भी नीचे लग रहा है, तभी तो ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बस ये समझ लीजिए, कितना आसान तरीका बता दिया। आप सेक्शन के किधर भी देखो, लेफ्ट में राइट में, अगर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, तो वो मोमेंट हॉगिंग ही होगा और वो पॉजिटिव होगा। यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस जो लग रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट आप हमेशा प्लस लिख के चलेंगे। अच्छा, ये देखो आप, इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज। ये कब होगा? जब दोनों तरफ फोर्स अपवर्ड हों, ऊपर की तरफ हों। देखिए, अगर ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, तभी तो ये एंटी क्लॉक बनेगा, ये भी, और ये क्लॉक बनेगा। राइट में ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में ऊपर क्लॉकवाइज। तो ये दोनों कब बनेंगे? जब दोनों फोर्स ऊपर लग रहे हों। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हों सेक्शन के किधर भी, लेफ्ट या राइट में, तो उसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो सैगिंग होगा, और उसको मैं माइनस में कह रहा हूँ। ये याद रखने की तरकीब है, रटने की तरकीब है, याद रख ली। बेसिकल बातें थी, बेसिक तो यही रहेगा। राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज माइनस, राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज प्लस। बेसिक तो बात यही रहेगी, और ये याद रखने के हिसाब से, और याद रखने के लिए ठीक रहता है। कई बार हमें बार बार कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब देखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड केसेस है, उसके लिए मैं आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कैंटिलीवर बीम है, जिसके सपोर्ट सिरे के ऊपर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है ए बी, और ये स्पान इसका एल है। तो इसमें जो एम मैक्स होगा, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होगा, वो हमेशा ए पर होगा, फिक्स्ड एंड पर होगा। वो कितना होगा? W इंटू एल। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपको अभी? राइट हैंड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये ए के राइट में देख रहे हैं पॉजिटिव ही है ये, तो ये पॉजिटिव मोमेंट होगा W इंटू एल। दूसरी तरफ अगर मैंने कहा था कोई फोर्स नीचे लग रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे, तो फोर्स नीचे लग रहा है, मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब अगर मैं इसका बनाऊँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कैसा बनेगा देखिए जरा। ये मोमेंट प्लस में है। और एक और बात देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ कोई सेक्शन लेता एक्स एक्स और दूरी रखता इसकी एक्स यहाँ से, तो एम एक्स कितना होता? एम एक्स होता W इंटू एक्स। अगर मैं x को जीरो कर दूं, अगर मैं x को जीरो कर दूं, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? b पे आ जाएंगे ना। तो एम भी कितना हो जाएगा? 0। और अगर मैं x को l कर दूं, ये यहाँ पहुँच जाऊँ, तो एम ए हो जाएगा कितना? x की जगह l लिख देंगे, W इंटू एल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू निकाली मैंने W इंटू एक्स, इसमें x की पावर 1 है, यानी ये लीनियर है।
कैसा है, लीनियर, रेखीय है, रेखिक है। यानी इसके जो शेप चेंज होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वो स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा mx बढ़ेगा, तो हम इसको कहेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है। बस ये इसका बेस हो गया और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। कितना हो गया भाई ये वाला बेंडिंग मोमेंट? ये हो गया आपके W/L, और ये प्लस में है तो हम ऐसे प्लस मार्क कर देंगे और ऐसे हल्की हल्की लाइनें खींच देंगे इस प्रकार की। और ये जो है ये L है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो गया। और शेप आपको दिख रही है, ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। अब देखिए आपको ज़रूरत पड़ती है इसका एरिया निकालने की। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा, तो उसको मैं ए कहूँगा। ए बराबर, ये ट्रायंगल है ना, राइट एंगल, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है L, हाइट कितनी है WL। इसका मतलब एरिया हो जाएगा इसका WL²/2। ये बहुत काम आने वाला बाद में, ये बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात है जो आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे इनको एज ए फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, हम जब सवाल करेंगे तो अपने आप निकल आएंगे, जैसे अभी कर रहे हैं ना वैसे हो जाएगा, लेकिन समझ में आना ज़रूरी है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी CG कहाँ होगी? तो आप जानते हैं कि कोई ट्रायंगल की CG होती है h/3, यानी कि आधार से 1/3 ऊंचाई पर। अब अगर मैं इसको आधार मान लूँ तो ये ऊंचाई हो गई, और इसको आधार मान लूँ तो वो ऊंचाई हो गई। तो CG ये CG है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये CG है। अगर मैं यहाँ से दूरी याद करूँ इधर से, तो ये होगी L/3, क्योंकि हाइट हो गई ना, ये बेस है, हम यहाँ से डिस्टेंस नाप रहे हैं, ये हाइट हो गई। और अगर यही मैं पॉइंट यहाँ से नापता, ये वाला यहाँ से, तो होता 2L/3, और आप 2L/3 में L/3 जोड़ेंगे तो 3L/3 यानी कि L हो जाएगा। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर बढ़ने की। अगर मान लो ज़रूरत पड़ती, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो हाइट है ना इसकी 1/3, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत इसी की पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी कि अगर एक पॉइंट लोड लग रहा है कैंटिलीवर के फ्री एंड पर, तो उसके कारण ये बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये उसका एरिया, और ये इसकी CG की दूरी यहाँ से भी फिक्स्ड एंड से भी है और फ्री एंड से भी है। फिक्स्ड एंड से L/3, फ्री एंड से 2L/3। अगला केस, अगला केस देखिए ऐसा है, वही कैंटिलीवर बीम है। अभी इस पे पूरे पे UDL लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, W/मीटर का, और इसका जो स्पान है वो L है, AB कैंटिलीवर है। अगर मैं यहाँ कोई सेक्शन लेता हूँ XX, और यहाँ से उसकी दूरी मानता हूँ X, तो MX कितना होगा? MX देखिए इस जगह पे निकालना बेंडिंग मोमेंट, तो पर मीटर कितना है W, तो लोड कितना हो गया W/X, ये लोड हो गया। और ये लोड होता है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर भार है, ये आयताकार भार है। CG कहाँ होगी? सेंटर में। तो मोमेंट के लिए क्या करेंगे, दूरी इससे गुणा करेंगे इस फोर्स को, तो ये दूरी अगर x है तो ये हो जाएगी x/2, तो इंटू x/2। इसका मतलब mx जो होगा वो WX²/2 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? x को 0 मतलब ये सेक्शन यहाँ पहुँच गया, तो उस केस में mx कितना हो जाएगा, यानी mx उस केस में mb बन जाएगा। mb कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 के स्क्वायर 0 इंटू समथिंग इज 0, तो mb 0 हो गया। और अगर मैं मान लीजिए x को l लेता हूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? मैं a पे पहुँच जाऊँगा, तो m निकल जाएगा कितना? w, और x जगह l आ जाएगा, WL²/2। अब बात करते हैं शेप की। तो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ x² आ रहा है,
और जब x की पावर 2 आती है ना, तो ये शेप बनेगी इसकी पैराबोलिक। कैसे बनेगी? पैराबोलिक, परवलयाकार, 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 पैराबोलिक। और अब जो इसका बनेगा बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, वो कुछ ऐसा होगा। ये बेस, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार का। ये कर्व है और पैराबोलिक है। ये पूरा पॉजिटिव है और ये जो मैंने शेडेड किया है ये पूरा BMD है इसका। और ये वैल्यू कितनी होगी? ये देखिए यहाँ पे W, स्मॉल w है, UDL है, तो ये हो गया स्मॉल WL²/2। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मोमेंट एरिया मेथड से कुछ भी करेंगे, चाहे मैं ये चैप्टर करूँ, चाहे मैं फिक्स्ड बीम करूँगा, इवन जब मैं कंटिन्यूस बीम बताऊँगा आपको, तब भी ये चीज़ें उसमें काम आने वाली है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा अहमियत दें। ये L है। अब प्रश्न उठता है कि भाई इसका एरिया कितना होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, जब कभी इस प्रकार की शेप होती है, ये वाली, अगर मैं कहूँ ये H है, ये B है, तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसका फॉर्मूला होता है A = BH/3। याद कर लें इसको, BH/3, यानी कि B × H/3। तो यहाँ B कितना है भाई? L। H कितना है? WL²/2 बटा BH/3। ये BH/3 हो गया इसका, BH/3। तो ये कितना हो गया? A = WL3/2 मैं फिर कह रहा हूँ, इनको रटना नहीं है। हाँ, ये याद रखना है ज़रूर आपको कि एरिया इसका BH/3 होता है, ये याद करना है। बाकी सब बात आपको याद नहीं करनी है, अपने आप सवाल से हो जाएगी। अब बात उठती है CG कहाँ होगी। तो देखिए भाई, ये इसकी CG होती है यहाँ पे, और ये तो इसका B है, बेस है, और ये इसका यहाँ से ये जो दूरी है, ये वाली ये होती है B/4। याद रखें, B/4। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए कहूँ ये H है, हाइट इसकी, और ये डिस्टेंस अगर मैं जानना चाहूँ कितनी होगी बेस यहाँ से, ये वाली, तो ये हो जाएगी H/4। यानी ये जो दो रेखाएं आपस में समकोण बना रही हैं, ये रेखा, दिस टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से नापूँ तो H/4, और यहाँ से नापूँ तो B/4, और अगर वहाँ से नापूँ तो 3B/4। अगर ये B/4 है वो 3B/4 हो जाएगा, ये H/4 है वो 3H/4 हो जाएगा। यानी कि जिधर से आपका बेस है ना, उधर तो 1/4, और जिधर ये नुक्का है, कोना है, वहाँ से 3/4। तो यहाँ इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी CG यहाँ गई होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई? ये वाली दूरी, ये दूरी हो जाएगी L/4। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी की ज़रूरत पड़ेगी, L/4। तो आपको जब कभी भी इस प्रकार की नौबत आए, इस प्रकार का फिगर बनता हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो एरिया का सूत्र होता है BH/3 और CG होती है इसकी H/4 पर। अगला केस, अब हम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसके सेंटर पे लग रहा है पॉइंट लोड। ये A, ये B, ये C, और ये है L/2, और ये भी है L/2।
जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका था, ये रिएक्शंस दोनों होंगी W/2 W/2। और अगर मैं इसका बनाऊँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो ऐसा बनेगा। वैसे ये हम जो काम कर रहे हैं ना, ये आपके डिप्लोमा फाइनल का नहीं है, ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर का है जो आप पढ़ चुके हो। ये एक चैप्टर था आपके शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उसमें सारी बातें आप पढ़ चुके हो। हम तो केवल अभी आपके लिए इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसका जो बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो ये होगा, ये वाला नेगेटिव। ये वाला, ये बना पूरा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये पूरा माइनस में। क्यों माइनस में? देखिएगा, अगर मैं यहाँ कोई सेक्शन लेता हूँ x और दूरी लेता हूँ इसकी x, तो यहाँ पे कितना होगा बेंडिंग मोमेंट? उधर से निकालो। ये फोर्स ऊपर लग रहा है ना, मैंने आपको अभी एक रटने की तरीका बताया था। अगर ऊपर फोर्स लगता है तो मोमेंट माइनस में आएगा, या यूँ देखो तो राइट हैंड साइड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा -W/2 × x। अब आप देखें बेंडिंग मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें x की पावर 1 आ रही है, और जब x की पावर 1 हो तो रेखीय होता है, लीनियर होता है। अगर मैं x को 0 ले लूँ तो आप b पे आ जाएंगे। b पे देखेंगे तो 0 करते 0 × समथिंग इज 0। और x को अगर मैं L/2 ले लूँ, L/2, तो मैं c पे आ जाऊँगा। mc कितना हो जाएगा? -W/2 × x का L/2। इट मीन्स mc = -WL/4। और उसके बाद से वापस क्या होगा, जैसे अभी बढ़ रहा है ना माइनस के अंदर, फिर घटना शुरू हो गई, यहाँ आते आते वापस 0 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं हाइट इसकी, ये वाली, ये WL/4 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसकी CG मान लीजिए यहाँ गई है ट्रायंगल की, तो ये तो अब सिमेट्री है तो L/2 पर ही होगी। ये भी L/2 ही है, इधर से भी L/2, इधर से भी L/2। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, इसका एरिया A कितना होगा? देखिए माइनस लगाना पड़ेगा पहले तो आपको, क्योंकि माइनस में, और ये ट्रायंगल है तो हाफ बेस कितना है? ये पूरा बेस है, इसका आधार ये पूरा L × हाइट, ये पूरी है WL/4। इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वो आएगा -WL² / 8। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको रटना नहीं, इसको याद नहीं करना है। बस आपको तो ये याद रखना है कि हाफ × बेस × हाइट एरिया होता है ट्रायंगल का। तो ये आपको मैंने अब तक कितने केस करा दिए? 3 केस करा दिए। देखिएगा, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, ये केस नंबर 3 है। अब लेते हैं केस नंबर 4। इसमें भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, पूरे पे यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये W पर मीटर है, और स्पान इसका L है। तो इस बार रिएक्शन कितनी होगी? WL/2 और यहाँ एग्जैक्टली जो सेंटर आप देख रहे हैं, अगर आप इसका शीयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे ना तो सेंटर पे अपना साइन चेंज करेगा और 0 होगा शीयर फोर्स। और यहाँ पर भी ये बात है, यहाँ पर भी इस बिंदु पर SFD अपना साइन चेंज करेगा, और जहाँ SFD साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, इसलिए ये मैक्सिमम था। यहाँ पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ही होगा, L/2 पर ही होगा। अगर मैं यहाँ को ये सेक्शन लेता हूँ
एक्स एक्स जिसकी दूरी है एक्स, तो एम एक्स कितना होगा भाई? एम एक्स होगा, देखिए उधर से ये ऊपर रख लो, तो माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, और ये यूडीएल जो दिख रहा है आपको ये नीचे लग रहा है राइट में, यानी कि प्लस में आ जाएगा। तो डब्ल्यू इंटू एक्स तो दूरी को गुणा किया ना यूडीएल की इंटेंसिटी से, इसकी जो भार तीव्रता है पर मीटर डब्ल्यू, उसको दूरी से गुणा किया एक्स से, इंटू एक्स बटा 2, यानी जो आप देख रहे हैं एम एक्स वो होगा माइनस स्मॉल डब्ल्यू एल एक्स बटा 2 और प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बटा 2। तो एट ए बी, एट ए नहीं, एट सी, ओ सॉरी, एट बी जहाँ x 0 है भाई, x ये जो सेक्शन x एक्सेस की दूरी x यहाँ से बने ना, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में जो एम बी होगा वो 0 होगा। फिर जैसे ही मैं x को 0 करूँगा ये सब 0 हो जाएगा। अब एट सी, ये देखो इसको सी, मिड पॉइंट को मैंने सी का है, x कितना है l बटा 2, तो उस केस में एम सी कितना हो जाएगा, इसके अंदर आप x को लिख दीजिएगा l बाई 2, तो माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2 प्लस डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 4 और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8 रह जाएगा। और ये ज़रूर आपको याद रखना है। मैं आपको एक बात कहना भूल गया, आपको ये जो केस है पहला केस, यहाँ कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा डब्ल्यू एल, ये याद रखना है, ये आपको भाई याद रखना है। ये जो मैंने बताया ना आपको, ये डब्ल्यू एल, ये आपको याद रखना है, इसको याद रखें। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है डब्ल्यू एल बाई 4, और यहाँ पे आपको ये याद रखना है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बहुत काम आने वाली है। अब देखिएगा, चूँकि यहाँ पर भी एम एक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्स की पावर 2 भी आ रही है, एक्स भी आ रहा है, ये कर्व बनेगा पैराबोलिक, ये भी परवलयाकार बनेगा। अब इसकी शेप कैसी बनेगी आप देखिएगा, शेप बना रहा हूँ इसकी शेप ऐसी बनेगी, देखिएगा। इसका जो बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो ऐसा बनेगा, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये मैक्सिमम है, इट इज़ मैक्सिमम कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा 8। मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि माइनस तो ये, और जब नीचे बन गया तो माइनस तो अपना भी हो गया, ये माइनस यहाँ लिखेंगे अपन। और ये कितना है, ये वाला एल, ये वाला एल है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको एक बात बता दूं मैं, अगर इस तरह से कोई कर्व बनता है पैराबोलिक, और अगर ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए एच है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2BH बाई 3। रिमेंबर इट, 2BH बाई 3, 2BH बाई 3, याद रहेगा ना। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और 2BH बाई 3 तो 2 लिख दिया। बी इसमें ये था, इसमें बी की जगह ये लेंथ मानी जाएगी एल। एच ये है, यहाँ एच ये हो जाएगा WL स्क्वायर अपॉन 8 और बटा 3। इट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, और ये स्मॉल WL क्यूब हो जाएगा और बटा 4 × 12 हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है, इसको याद करके मानसिक पीड़ा मत देना अपने आप को, बस ये याद रखना, ये तो अपने आप निकल जाएंगे एग्जाम में।
तो ये इस प्रकार का जब बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2BH/3। और इस केस में जो था, इस केस में कैंटिलीवर के अंदर वो था BH/3, यहाँ था BH/3, वहाँ था 2BH/3। अब इसकी CG कहाँ होगी? ये तो सिमेट्रिकल है बिल्कुल, CG यहीं कहीं होगी, यहाँ होगी, और ये दूरी होगी इसकी हमेशा यहाँ से L/2। सिंपल है। अब मैं आपको एक विशेष प्रकार की बात और बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति आती है कि आपको ये आधा ही हिस्सा लेना होता है, इतना इतना बस, पूरा लेना ही नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाला है, अब आपको इसका एरिया चाहिए, मान लीजिए इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया जो होता है वो 2BH/3 होता है। आप कहेंगे सर आपने तो अभी इसका बताया था 2BH/3, बिल्कुल बताया था, इसका भी 2BH/3, पर यहाँ इसका B ये है, ये इसका B है, ध्यान रखना, ये वाला, और ये इसका H है, तो हो जाएगा 2BH/3। ध्यान देना, यहाँ पे B जो था वो ये नहीं था, पूरा उसको B कहा था फॉर्मूले में मैंने, और H ये था, और इस केस में मैंने B इसको कहा है, ठीक है ना, तो इसका 2BH/3 होगा। अब CG कहाँ होगी इसकी? तो CG इसकी यहाँ कहीं होती है, यहाँ कहीं होती है, और ये जो दूरी होती है CG की, इस आधार रेखा से, ये ना आधार रेखा, यहाँ से दूरी अगर निकालो मैं CG की, ये CG की, ये जो दूरी होती है ये वाली, और एक ये वाली, ये होती है 3B/8, और वो होती है 5B/8। यानी ये जो B है ना, इसकी 3/8 इधर से होगी और वहाँ से होगी 5/8। अगर मैं दोनों जोड़ूंगा तो 3B/8 प्लस 5B/8 हो जाएगा 8B/8, और 8B/8 का मतलब B ही होता है। अगर मैं यहाँ से नापूँ, मान लीजिए यहाँ से, इधर से नापनी हालांकि किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, लेकिन मान लो नापना पड़ जाए ये वाला, तो ये 3H/8 और ये हो जाएगा 5H/8। जोड़ेंगे तो वापस ये 3 और 5 8H/8 यानी कि H हो जाएगा। अब आपको मैंने मेरी ओर से जितने भी सिंपल केसेस थे वो सारे कर दिए। बाकी जो बड़े केसेस बनेंगे जिसमें लोड इसके अलावा कुछ होंगे वो हम बनाएंगे कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग अलग सबका। एक बार फिर दोहरा दूं मैं, अगर जो आपके ये कैंटिलीवर है और यूरिया लगा हुआ पूरे पे, तो उस केस में इसका जो बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये B है और ये H है, तो इसका जो डायग्राम का एरिया होगा वो होगा BH/3, और CG जो यहाँ है कहीं, यहाँ कहीं, तो ये हो जाएगी, अच्छा B तो ये पूरा था ये, और ये CG की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी B/4। ये थोड़ी जगह बची थी इसलिए मैंने इसके अंदर वापस कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरा समझाया हुआ कभी अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि इनको समझे बगैर हम एरिया मोमेंट मेथड नहीं कर सकते। अगर अपन को एरिया मोमेंट मेथड समझना है तो ये डायग्राम समझने होंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस देर किस बात की है, आप तुरंत इसको लाइक करें, और क्योंकि आप कोई वीडियो देखते हैं अगर अच्छा लगता है, लाइक करने में आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, और जो बनाता है उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो इसको लाइक कीजिए, और साथ में इसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए जो आपके साथी हैं, चाहे वो राजस्थान में कहीं भी रहते, उसको आप भेजिएगा। ये जितना फैलेगा उतना लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई RP व्यास को तुरंत सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा और आपको मेरे वीडियोज़ बराबर मिलते रहेंगे, आपको लाभ होगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।